Hello students, good morning. So from the Saturday, the first PWT exam is going to start और उस एग्ज़ाम के बारे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब लेसन फर्स्ट से आएंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी और उस लेसन का एक रिकैप अच्छी तरह से एक रिवीजन करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो एक रिवाइज हो जाएगा, इजीली तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए और ये टेस्ट अच्छी तरह से अपीयर करना है तो अच्छा स्कोर आएगा। चलो शुरू करते हैं कि ये पूरा ये लेसन में हमें क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। It is a charge of a, or this is a electricity is a flow of charge of a charge या charges। तो वो charges कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज है दिस नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज कौन सा लेटर से दिखाते हैं? क्यू से। और मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है? कॉलम। तो चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है I इंटू टी और एन इंटू ई। अब ये फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसा है वो डिस्कशन का पार्ट है। तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, 1 कूलम। ये इसका एम्पियर कौन सा? करंट का। और टाइम हमेशा कैसे रहते हैं? सेकंड में। सो इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला जब हमें यूज़ करना है तो ये सभी क्वांटिटी इसमें है क्या नहीं देखना है। कुल चार्ज होगा तो कूलम नहीं चाहिए, करंट चाहिए तो एम्पियर में होना चाहिए सेकंड टाइम के लिए। और दिस आर द यानी इज द नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये जो है ये चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखें। कुछ भी अगर किसी भी टेक्स्ट बुक या इसका फर्स्ट पेज देखेंगे तो फर्स्ट 2 पेज में ऐसे न्यूमेरिकल दिया है। इसके ऊपर इतना करंट पास होता है, कितना चार्ज पास, ये इतना करंट पास होता है फॉर द टाइम कुछ मिनट के लिए या 10 मिनट्स के लिए 2 एम्पियर करंट पास होता है किसी बल्ब से तो कितना चार्ज पास होगा। तो ये इस आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर थ्रू द कंडक्टर व्हेन करंट पासेस 2 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स, देन एन इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है तो ये इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा क्या है? तो पोटेंशियल हमने पढ़ा। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, इसे V से दिखाते हैं और ये कैसे रहता है? होल्ट में। और इसके ऊपर क्या है? वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज। वर्क डिवाइड बाई आता है चार्ज। वर्क डिवाइड बाई चार्ज, तो वर्क कैसे ये करते हैं? इट इज इन ए जूल। और चार्ज कैसे आता है? कूलम में। कूलम। The unit of the potential is a 1 volt. This is the volt. When 1 joule of the work is done to pass the charge is a 1 coulomb, then potential said to be 1 volt. This is the definition of a potential. Your potential V is equal to W divided by this is a Q, and this is the work is in a joule or potential, the charge in a coulomb. तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं
कैसे पूछेंगे देखो, द पोटेंशियल, what is the potential when amount of work done equal to, suppose this is 10 joule of the work done to transfer the charge of a 5 into 10 raised to 6 कूलम, इतना चार्ज पास करने में कितना वर्क पोटेंशियल लगेगा। व्हाट कैलकुलेट द पोटेंशियल या कैलकुलेट द वर्क डन ऑफन पोटेंशियल इतना अप्लाई किया और इतना चार्ज पास होता है तो कितना, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पोटेंशियल कैसे चाहिए, वोल्ट में चाहिए, वर्क कैसे चाहिए, जूल में, और चार्ज कॉलम में। तो ये फॉर्मूला आराम से यूज करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। ये I इज इक्वल टू, हम पहला फॉर्मूला देखते हैं, Q डिवाइड बाई T। तो Q इज अ चार्ज, Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। तो चार्ज इज ए 1 कूलम, टाइम इज ए 1 सेकंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। डिफाइन द एम्पियर पूछा, so when 1 coulomb of the charge passes through the conductor in a per second across the any part of the conductor, किसी कंडक्टर का पॉइंट लेंगे और वहां से अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है 1 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आएंगे देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर व्हेन चार्ज गियर 2 into 10 raised to 6 कूलम in a 1 minute या 2 मिनट। तो ऐसे केसेस में हमें मिनट को क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है पहले, और ये कूलम में तो दिया है, तो ये अमाउंट ऑफ करंट निकालेंगे, इससे सब्स्टिट्यूट करो और करंट निकलेगा। आसान है, लेकिन गलती नहीं करना, जब सॉल्व करते हैं तब ध्यान रखना है। चलो दूसरा देखते पार्ट इसका आगे का। हमने इसके इलेक्ट्रिक सिंबल्स पढ़े, उसमें अलग अलग सिंबल्स यूज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, रजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, ये सब सिंपल बात है। ये तुम लोग अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करो, कौन सा सिंबल किसके लिए, एमीटर किससे दिखाता है, वोल्ट मीटर कैसे दिखाते हैं, और इसमें बैटरी का सिंबल क्या है। फिर दूसरा हमने इसमें पढ़ा वोल्ट मीटर कैसे दिखाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, करंट के या पैरेलल लगाते हैं, ये सब बातें हमने उसके डिस्कस किया। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमने उसका पार्ट पढ़ा था ओहम्स लॉ। नेक्स्ट इज ए ओहम्स लॉ, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ओहम्स लॉ का आता है, राइट द स्टेटमेंट, स्टेट द ओहम्स लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट constant temperature, current flowing in a closed circuit is directly proportional to applied potential. So this is V is a directly proportional R, so V is equal to I into R होता है। और यहाँ देखो तो अगर R क्या है, तो इधर R is in a resistance देखा, और रेजिस्टेंस कैसे निकले, इन्हें ओहम, इसका यूनिट क्या है, ओहम। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका नेचर ऑफ द ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो नेचर ऑफ द ग्राफ और सर्किट डायग्राम ये इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका नेचर ऑफ द ग्राफ अगर हम V और I देंगे, तो अगर I 0 है तो V भी क्या रहेगा, 0। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, ओरिजिन से जाएगा और स्ट्रेट लाइन जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। और इसका अगर किसी ने बताया रेजिस्टेंस फाइंड करो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो ये R इज इक्वल टू क्या आता है, V डिवाइड बाई I होता है। तो हम कोई भी दो पॉइंट पे यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज द V1 और ये I1। तो R इक्वल टू क्या होता है, V1 डिवाइड बाई I1, और ये R1 नहीं होगा क्योंकि सबके लिए ये कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दिस रेशियो इज ए कांस्टेंट। और इस तरीके से कोई ग्राफ दिया तो उससे हम V का वैल्यू ग्राफ से देखो, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग I देख के हम इसको क्या कर सकते हैं, R फाइंड कर सकते हैं। कभी ग्राफ दिया और ग्राफ से पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट,
तो वो पार्ट एक ध्यान रखना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका डायग्राम भी कुछ ध्यान रखना है। तो ये पोटेंशियल और ये बैटरी हो गया, और इसका ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, यहाँ हमने एक की लगाया की, और यहाँ एक क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दिस नोन एज ए रियोस्टेट। और यहाँ से पहले क्या चाहिए, एमीटर चाहिए, यहाँ एमीटर या मिली एमीटर, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा। और रेजिस्टेंस को क्या है, वोल्ट मीटर कैसा लगाना है, पैरेलल लगाना है, क्योंकि इट हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट डिसिपेट हो जाएगा, करंट कंज्यूम हो जाएगा, इसीलिए इसको हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं। और एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इट इज़ ए वेरी लो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, सो इट इज़ कनेक्टेड इन ए series, so no power is a dissipated. This is a RH, यहाँ प्लस है, इसका ऊपर का प्लस, इसका ऊपर का प्लस, इस तरीके से, और ये की इज ए क्लोज। तो ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी ओम्स लॉ का ध्यान रखना है। कभी क्या होता है, तो इसमें एक चांसेस बनता है कि जैसे यहाँ यहाँ वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ वोल्ट मीटर दिया, और यहाँ क्या लगाया, एमीटर लगाया, तो अनोइंगली हमें ध्यान नहीं पड़ता है। करेक्ट द सर्किट डायग्राम ऐसा आता है, करेक्ट द सर्किट डायग्राम आता है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल रहता है। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी ये एक डायग्राम दे के पूछ सकते हैं। तो ये हो गया ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ के में जो करंट है, करंट आएगा मिली एम्पियर में आता है, तो इसको क्या करना है, 10⁻³ एम्पियर। मिली मतलब कितना, 1000। सो द 1 एम्पियर इक्वल टू 1 मिली एम्पियर को 10⁻³ एम्पियर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बस इतना सा। होल्ड पोटेंशियल हमेशा होल्ट में रहेगा, नो प्रॉब्लम। मिली वोल्ट आता है तो देखो, अदरवाइज ये हमेशा ये होल्ट में रहेगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से। लेकिन करंट जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर आएगा, तब ये इसको एम्पियर में कन्वर्ट करके यूज़ करना है, तभी तो रेजिस्टेंस करेक्ट आएगा, नहीं तो ये वैल्यू गलत आएगा। तो ये सपोज यहाँ 2 वोल्ट है, और करंट अगर 3 मिली एम्पियर है, कितना है, 3 मिली एम्पियर, क्योंकि एम्पियर बड़ा यूनिट है। सो 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, सो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू, ये बनेगा 1000, और ये आएगा 3। तो इसका जो आंसर आएगा इस तरीके से निकालते हैं, ये एक बात ध्यान रखना है। चलो आगे का पार्ट देखते हैं। इसका फिर ओहम्स लॉ हो गया। तो यहाँ अगर V = IR हमें ये रिलेशन मिला, और इसमें पूछता है कि व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल इज डबल एंड करंट इज रिड्यूस्ड टू द हाफ। पोटेंशियल क्या किया, डबल किया, करंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कुछ भी करेंगे तो चेंज नहीं होगा, ये रेशियो है, समझ रही है। व्हाट विल बी हैपन टू द रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, ये एक रेशियो है, आर इज ए ऑलवेज कांस्टेंट, कुछ भी करो तो V/I रहेगा, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। और इसमें V और एक क्वेश्चन, सपोज मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फैन है। इलेक्ट्रिक फैन draws a current of, this is a 3.4 ampere from the 220 volt supply। एक सप्लाई है, उसमें से इतना करंट करते हैं। what current the fan will draw when connected to 110 volt। अगर ये फैन 220 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट करते तो इतना करंट ड्रॉ करता है। अगर ये 110 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे तो ये करंट कितना ड्रॉ करेगा,
तो इससे हमें ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर। देखो R इक्वल टू क्या बताया, V डिवाइड बाई आई बताया। V कितना है 220 वोल्ट और 3.4 एम्पियर। इससे रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा ओहम में, डिवाइड करो तो ये 220 2 और ये 34, सो दिस इज ए 220 डिवाइड बाई 34। मैं ये डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि टाइम वही हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट विल बी द करंट, अब रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है क्या, नहीं बताइए, बताइए दिस इज द कांस्टेंट, सेम डिवाइस है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज सेम। लेकिन अभी क्या चेंज किया, पोटेंशियल चेंज किया। अगेन दिस इज ए V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये तो हमें निकालना है, आई निकालना, व्हाट इज द करंट रॉन, तो V डिवाइड बाई क्या आएगा R। V कितना है 110, इसका R क्या वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो दिस इज ए 220 200, ये R का वैल्यू लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई आएगा तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 1 से 11 दिस इज ए 220 हो जाएगा। और ये अगर डिवाइड करते हैं I इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो ये 10 आएगा, ये 17 हो जाएगा, तो ये 1.7 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। मतलब पावर हाफ हो गया तो करंट इसका क्या हो जाएगा, अपने आप हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। सो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो R इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब R is a directly proportional to L and R is the inversely proportional area of the cross section। ये दोनों का मतलब समझ। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कंडक्टर का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगर मोटी वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी ए लेस, वैल्यू क्या होगा यहाँ लेस हो जाएगा। और इसको कंबाइन करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल यूज करते हैं, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए, और ये रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और तो रेजिस्टिविटी रो दिस इक्वल टू, अगर इसको कन्वर्शन करेंगे तो ये R इंटू ए डिवाइड बाई L आएगा, और इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। कैसा आता है, रेजिस्टेंस का ओहम, एरिया का यूनिट होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द ओहम मीटर, इज ए यूनिट ऑफ ए, कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी। अब ये जो फॉर्मूला, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ और थोड़ा सा ट्विस्टिंग में पूछ सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज। एक कॉपर वायर, सपोज एक ही वायर लिया, कॉपर वायर के लिए व्हाट इज द न्यू रेजिस्टिविटी व्हेन लेंथ इज एट ट्वाइस, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, what will be the new resistance of copper wire, length is a 2L and area of the cross section is a half। लेकिन यहाँ समझ में लगी, बच्चे कैलकुलेट करने लगते हैं, और ये समझने की बात है, अगर एक ही मटेरियल है, कॉपर है, तो उसका वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जब हम कॉपर को एल्यूमिनियम में चेंज करेंगे, Al में एल्यूमिनियम के साथ चेंज करेंगे, तब इसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा तब रेजिस्टिविटी चेंज होगा, अदरवाइज सभी कुछ भी यहाँ वैल्यू रहेगा तो भी रेजिस्टिविटी इसका कांस्टेंट आएगा। एक ही मटेरियल का, जैसे कॉपर, ऑल द कॉपर कितना भी लेंथ हो, एरिया ऑफ द सबका रेजिस्टिविटी सेम, ऐसा एल्यूमिनियम चेंज होगा तो उसका रेजिस्टिविटी तब चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा, ध्यान रखना। दूसरा एक बात आता है, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स।
अगर ये किसी का वायर है, उसका उसका रिमोल्ड किया और उसका लेंथ क्या कहता है, लेंथ क्या था, लेंथ था, हाँ लेंथ था, पहले लेंथ था यल इक्वल टू यल, और न्यू लेंथ, नया लेंथ उसका 2 टाइम्स किया। किसी वायर को खींचेंगे या उसको रिमोल्ड करेंगे, मतलब दोबारा बनाएंगे वो सेम मटेरियल से, और इसका लेंथ 2 टाइम्स करेंगे, तो न्यू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। क्या होगा, हाफ। ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में पूछते हैं तो इसको जो किसी मटेरियल का लेंथ अगर 3 गुना किया, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A/3 होगा। इसका उल्टा भी, किसी वायर का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर नया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 2A किया, तो लेंथ क्या होगा, अपने आप इसे L/2 हो जाएगा। सो ये रिलेशन में ये, अगर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज ए डबल, तो हम लेंथ डबल किया तो पहले क्या था, R इज इक्वल टू रो यल डिवाइड बाई ए था इस इक्वेशन। तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू, ये रो है और यल लेंथ कितना बड़ा है, लेंथ इज इंक्रीज बाई 2L, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का कितना किया, हाँ अपने आप हाफ हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 रो L डिवाइड बाई ए। पहला रेजिस्टेंस सपोज मान लो दिया था 10 ओम, व्हेन लेंथ इज डबल द न्यू रेजिस्टेंस विल बी ए 4 टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा, 40 ओहम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी हम तैयार रहना है कि अगर ये डबल के खाली ये ध्यान रखना, कभी कभी रजिस्टिविटी के बारे में पूछता व्हाट इज द न्यू रजिस्टिविटी, लेकिन मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा, अगर कुछ भी चेंज करो। तो ये एक वैल्यू है। उसके बाद रजिस्टिविटी से रिलेटेड R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए। ये जो है रजिस्टिविटी, ये हमेशा सपोज दिस इज 7.2 इंटू 10⁻⁸ 8 यहाँ देने के वजह से यहाँ लिखा 10⁻10 ओहम सेंटीमीटर, मीटर नहीं दिया तो ओहम सेंटीमीटर दिया, तो इसका मीटर कन्वर्ट करने के लिए फिर 10⁻100 से डिवाइड करना है, बस सिंपल। रो इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻8 ओहम मीटर आएगा, और यही ऑर्डर के रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है 10⁻8। ये भी ध्यान रखो कन्वर्शन में, ये जब इसमें ये वैल्यू पूछा है और सेंटीमीटर दिया तो मीटर में कन्वर्ट करो, और लेंथ कैसे चाहिए, लेंथ भी मीटर में लेना है, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यूज अगर करेक्ट यूनिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं आएगा, और आर का यूनिट फिर इसमें आएगा ओहम में। तो ये सब कन्वर्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, इसको इस बात के ऊपर ध्यान रखना और इसके साथ के न्यूमेरिकल अटेंड करो। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैसे बताएं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ। दूसरा फैक्टर कौन सा है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तीसरा फैक्टर के ऊपर करता है टेम्परेचर के ऊपर, और चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और इसी प्रॉपर्टी का, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी का यूज करके हीटिंग एलिमेंट्स बने हैं जो हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है या गीजर है, प्रेस है, या टोस्टर रोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, हीटर्स यूज करते हैं, ये सभी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर H इज इक्वल टू I² R इंटू T। अब हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, हमें ये हीटिंग डिवाइसेस जैसे टोस्ट है, इलेक्ट्रिकल प्रेस है, ये सभी में हीट प्रोड्यूस करना है और उसका हमें यूज करना है। तब हम क्या करेंगे, करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल के ऊपर, और उसका पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो हमारे घर में लाइट रहता है उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट, ये कांस्टेंट रहता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है करंट फ्लक्चुएट होने से, लेकिन ये जनरली दिस इज द वैल्यू, ये कांस्टेंट, इट इज प्रिंटेड ऑन द एवरी डिवाइस। जैसे हीटर है, हीटर में प्रिंट रहेगा कि ये दिस इज 220 वोल्ट को कनेक्ट करना है और इसका पावर है 100 वाट या 1000 वाट। हीटर का पावर, ये स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर प्रिंट रहता है। जैसे छोटा ट्यूब लाइट लेंगे तो भी इसमें लिखेंगे 220 वोल्ट के ऊपर अप्लाई करना है, और जिसका वाट कितना है 40 वाट है।
दिस इज ए ट्यूबलाइट। तो ये जो वैल्यू है और इसका जो रेजिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हमें हीटिंग डिवाइसेस बनाना है तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करेंगे, हाई बनाएंगे, क्या करेंगे, हाई। और रेजिस्टेंस हाई बनाना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। जैसे हम कुछ वायर लेके आता है, कॉइल लेके आता है, तो उसका लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं चेंज कर सकते, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन तो तब क्या करते हैं कि ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करते हैं कि जिसका रजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई रजिस्टिविटी। तो हाई रजिस्टिविटी बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, अलॉयज यूज करते हैं। कौन सा अलॉय, तो ये सम अलॉयज यूज करते हैं और उसका रेजिस्टेंस हाई बनाते हैं। जैसे मैंगनीन है, इट इज ए अलॉय ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द मैंगनीन, क्रोमियम एंड निकेल। तो ये तीन अलॉय मिक्स करो तो ये हाई रजिस्टिविटी मटेरियल बनेगा और वो मटेरियल यूज एज ए हीटिंग डिवाइस है। मैंगनीम है और दूसरा कॉन्स्टेंटन है, ये कॉन्स्टेंटन। और ये मटेरियल अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ एक टेबल दिया है, उस टेबल में ये सब कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यूज रखना है। तो हीटिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने में हमारे हाथ में क्या है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलो अभी दूसरी बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना होता है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया, दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिया R1 एंड R2, तो इस सीरीज में कनेक्ट किया तो R इसका सम होता है डायरेक्ट, R1 प्लस R2। और इसी को हम अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, यहाँ मैंने इसको पैरेलल कनेक्शन है R1 एंड R2, तो ये 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2, ये इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो 1 बाई आर पी इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, क्या आएगा, R1 R2 और ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा, रिजल्टेंट ऑफ इसे R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका जब सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले समझ लेना है और उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम इसका कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं सीरीज और पैरेलल से। तो मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा है, और यहाँ एक मिली एमीटर लगा है या एमीटर लगा है, ओके एमीटर ही ले लेते हैं। और यहाँ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, दिस इज इन ए पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस। और ये जो ये है ये 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस ये सबको कनेक्ट किया, कितना 6 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम है, इसका 6 ओम है और इसका 2 ओम है। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या रहेगा और एमीटर का रीडिंग क्या रहेगा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा है तो ये सब देखो, पहले रेजिस्टेंस देखो ये कैसे है, सीरीज में 4 ओम 4 ओम 4 6 और 2 ओम सीरीज में हमने आइडेंटिफाई किया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका हमने टोटल किया आर एस इक्वल टू कितना 6 और ये 12 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो इसमें से हम करंट निकालेंगे, करंट आई इज इक्वल टू फिर फॉर्मूला वी डिवाइड बाई आर। वी कितना है 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 12, तो ये आएगा 1/2 ओम। कितना है 1/2 ओम, सॉरी नॉट ओम, इट इज ए एम्पियर, 1/2 एम्पियर, दिस इज द करंट।
तो ये क्या दिखाएगा, दिस इज इट विल शो द 1/2 या 0.5 एम्पियर दिखाएगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एम्पियर, 0.5 एम्पियर। उसके बाद वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है कितना आई, कितना है 0.5, यहाँ से कितना जा रहा है 0.5, एक ही लाइन है, इसमें से 0.5, यहाँ से भी 0.5 और यहाँ से भी कितना 0.5, सभी से सेम करंट जा रहा है। तो करंट क्या है कांस्टेंट, और करंट I इक्वल टू 5 इज द सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस, और ऑल द रजिस्टर, सभी रजिस्टर से कितना 0.5 जा रहा है। तो यहाँ से भी कितना जा रहा है 0.5, तो हमें पोटेंशियल निकालना है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। पोटेंशियल उसका कितना रहेगा, I कितना जा रहा है तो 0.5, और उसका रजिस्टेंस कितना है, किसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर 2 ओम का, तो इसको रेजिस्टेंस क्या लेना है 2 ओम। तो 0.5 मतलब 1/2 और ये 2, तो ये 1 दिस वोल्ट इज इक्वल टू कितना दिखाएगा 1 वोल्ट। तो ये सर्किट दिखाएगा करंट रीड्स द एमीटर रीड्स द 0.5 एंड वोल्ट मीटर रीड्स द 1 वोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है, और जो सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन है वो भी आसान है, उसको भी प्रिपेयर करो। उसके बाद मैं और पैरेलल का क्वेश्चन समझाता हूँ किस तरीके से पैरेलल का है। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरा एक रेजिस्टेंस इसको पैरेलल कनेक्ट है, और ये रेजिस्टेंस पैरेलल है इसके साथ, यहाँ एक एमीटर लगा है, एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, और ये जो वोल्ट मीटर है इसको ये पैरेलल कनेक्ट है। और फिर वही ये 6 वोल्ट यहाँ यूज किया, यहाँ 4 ओम है और ये 6 ओम है। ऐसे केसेस में व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये एमीटर और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाएगा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ वोल्ट कितना है 6 वोल्ट, दोनों क्या करो, और करंट कितना है निकालना है, व्हाट इज द करंट। करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अभी पैरेलल है, ये कैसा है पैरेलल है, तो पैरेलल इन ए पैरेलल पोटेंशियल कैसे रहता है, पोटेंशियल इज ए सेम, किसके अक्रॉस सेम, यानी 6 ओम एंड 4 ओम, दोनों में ये पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, कितना V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, क्योंकि तीसरा नहीं है। मान लो यहाँ तीसरा होता तो ये कम हो जाता था, अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगाया तो पोटेंशियल इसमें आता था और इसमें सब दोनों का सम क्या आता था 6, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ खाली करंट आ ही जा रहा है। अब करंट आ ही जाता है तो हमें यहाँ से मान लो यहाँ कितना करंट है ये पहले निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 4 ओम कैसे हैं पैरेलल, तो इसका पहले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालो, 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4, और इसका एलसीएम आएगा 12, 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, दिस इज द 5 डिवाइड बाई 1 2 और 5 डिवाइड बाई 12 आएगा। तो बच्चे यहाँ से अक्सर गलती करते हैं, आरपी डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं आरपी इज इक्वल टू, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, 1/RP लिखना है, रेसिप्रोकल है। तो आरपी इक्वल टू कितना हो गया फिर 12 डिवाइड बाई 5 ओहम, ये रेजिस्टेंस आ गया ये दोनों का, क्योंकि ये पैरेलल में। अब इसमें से करंट इक्वल टू करंट आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई क्या होता है आरपी, दोनों पैरेलल है, ये रेजिस्टेंस यूज करेंगे, 6 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 5, आरपी का वैल्यू रखा इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12 और ये 5 क्या जाएगा ऊपर, 6 2 जा
6 टू द 12, और ये 5/2 का आएगा 2.5, और ये करंट है इसलिए इसको लिखा एम्पियर। अब देखो इसको इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। अभी यहाँ ये मिला, तो एमीटर क्या रीडिंग करेगा, द एमीटर रीड्स ए इक्वल टू कितना 2.5 एम्पियर। तो व्हाट अबाउट द वोल्टेज दिस पोटेंशियल। तो ये जो करंट है, यहाँ से कुछ करंट जाएगा I1, यहाँ से करंट जाएगा I2, लेकिन ये I1 I2 यहाँ से जाएगा, लेकिन सम तो कितना रहेगा, टोटल I इक्वल टू 2.5 रहेगा, दोनों मिला के इतना जाएगा, ये दोनों से। और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ गया। तो हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे V इज इक्वल टू I इंटू आर। आर कौन सा है, रिजल्टेंट ऑफ ए टी। आई तो दोनों का इक्वल जा, दोनों में क्या जा रहा है, दोनों मिला के 2.5 आई है, और इंटू इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा 5/12। तो V इक्वल टू 2.5 को लिखेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और ये 5/12 हो जाएगा, मतलब 25 ओके ओके। हम दिस इज 5 कितना हो गया करंट, दोनों मिला के कितना जा रहा है, I इक्वल टू 2.5, और इसका रेजिस्टेंस कितना है दोनों का। सो दिस इज ए, मैंने गलत लिखा, दिस नॉट ए 5, दिस आर पी इज इक्वल टू 12/5, कितना ये, दिस इज ए V इक्वल टू, इसको गलत को सही करेंगे, सो 2.5 इंटू 12/5। मैंने जो पहला वैल्यू लिखा था ये यहाँ से लिखा था, ये गलत है, एक्चुअली ये रेसिप्रोकल था, तो वो ये उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5। तो V इक्वल टू 2.5 आता है 5/2, और डिवाइड बाई 12/5, 5 से साथ कैंसिल, और ये V इक्वल टू कितना आएगा 6 वोल्ट, और ये अप्लाइड कितना है 6 वोल्ट, ये अप्लाई इसके किया तो ये वैल्यू आ गई, तो इट विल रीड दी 6 वोल्ट। अब मान लो मुझे I1 फाइंड करना है, व्हाट इज दी करंट इन ए रेजिस्टेंस 1। मैं दोबारा एक पेज लेता हूँ यहाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ से ये एमीटर है, यहाँ से ये बैटरी मैंने लिया था 6 वोल्ट, कितना 6 वोल्ट, और यहाँ से ये कंप्लीट, और यहाँ लिया था, चलो पहले देखते पीरियड, कितना 6 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, और ये पोटेंशियल, दिस इज 6 ओम और ये 4 ओम, और इसके ऊपर ये वोल्ट मीटर लगा है। और मैंने यहाँ करंट का डायरेक्शन लेकर यहाँ से रखा था, अच्छी तरह से समझ लो। ये यहाँ से करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू कितना आया था ये वैल्यू, और फिर यहाँ से भी I इक्वल टू ये कितना रीड किया था, ऐसा लिखा है, तो कैलकुलेट करके फिर से देखेंगे, करंट इज 2.5 एम्पियर आया था इसका, ओके। और यहाँ पोटेंशियल भी हमने निकाला था वो 6 वोल्ट। तो जैसे ये जो है करंट कितना 2.5, यह यहाँ भी कितना 2.5 एम्पियर, लेकिन यहाँ जाके यहाँ दो पाथ है, यहाँ से कुछ करंट जाएगा I1, और यहाँ से करंट जाएगा I2। इस रेजिस्टेंस से I1 जाएगा और इस रेजिस्टेंस से I2 जाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड होगा। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है तो इक्वल करंट जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस वैल्यू भी डिफरेंट है, दिस इज I1 एंड I2। मान लो हमें पूछा व्हाट इज द करंट I1, सर्किट डायग्राम दिया है, और I1 पूछ, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान नहीं रहता है और यहाँ से गलती करते हैं। तो ये पैरेलल हमने पोटेंशियल निकाला, इसके ऊपर कितना है 6 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो I1 फाइंड करना है, I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई क्या लिखेंगे R लिखेंगे, किसके साथ अक्रॉस फाइंड करना है, किसका करंट फाइंड करना है R1 का, तो यहाँ 6 वोल्ट, और R1 की ये वैल्यू कितना है 6,
तो आई इज इक्वल टू I1 इक्वल टू कितना आएगा 1 एम्पियर, कितना आएगा 1 एम्पियर। अब इसका I2 निकालना है, I2 इक्वल टू I2 कितना है V डिवाइड बाई R2, V कितना है 6 वोल्ट, पैरेलल सेम है, R2 कितना है 4, तो ये कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 4 1.5 एम्पियर। और दोनों को जोड़ लो I1 प्लस I2, तो कितना आता है 1 प्लस 1.5 एम्पियर इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो इस तरीके से करंट और पोटेंशियल फाइंड करते हैं, किस रेजिस्टेंस से कितना रेजिस्टेंस करंट जाएगा वो फाइंड करते हैं। तो ये सब वैल्यूज को ध्यान रखो और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करो कि हम इसको कौन सा वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलो और एक पार्ट समझाना है, तो इसके लिए मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ। हाँ हाँ ओके। अब यहाँ देखेंगे तो पावर का टर्म आता है, कौन सा पावर ऑफ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो पावर, तो पावर इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई होता है। P क्या है वोल्ट और ये करंट, ये क्या है करंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड करंट दिस नॉन एज ए पावर। अब ये पावर का यूनिट क्या है, दिस इज ए वैट। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया और उसमें से करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो पावर कितना रहेगा 1 वैट। तो पावर जनरली ये मैकेनिक्स में हम लिखते हैं पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क के लिए अगर पोटेंशियल का पहला फॉर्मूला याद करेंगे तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज होता है। तो ये वर्क इक्वल टू वी डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज क्या होता है तो v इज इक्वल टू आई टी होता है, q इज इक्वल टू आई टी। ये अगर वैल्यू वर्क का लिखेंगे यहाँ क्या वी आई इंटू टी डिवाइड बाई ये टी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई आता है। वही फॉर्मूला इस तरीके से आता है, तो इस तरीके से आता है। ओके, ये हो गया पावर का फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हम ओहम्स लॉ का यूज़ करते हैं यहाँ v इज इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू v का वैल्यू रखेंगे तो पावर इक्वल टू क्या आता है आई स्क्वायर आर, ये सेकंड फॉर्मूला होगा। थर्ड देखो p इज इक्वल टू, अगर यहाँ i का वैल्यू रखेंगे कौन सा i का, i इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, ओहम्स लॉ से ही तो क्या आएगा ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर आएगा। मतलब पावर के ये तीन फॉर्मूलेज हैं जिसमें एक में देखता दिखाता है पावर इक्वल टू this power equal to v into I, this is the first formula। दूसरा क्या है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। पहले इसमें, दूसरा इसमें देखो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ये तीसरा इसमें पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टेंस। अब यहाँ ये जो फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले अलग अलग यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसके। अब इसका न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कभी ये पूछेंगे कि व्हाट विच हैविंग ए ग्रेटर पावर, रेजिस्टेंस किसका कम रहेगा, विच हैविंग ए लोअर रेजिस्टेंस, जैसे 60 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब कनेक्टेड अक्रॉस द 220 वोल्ट, ये इसका पावर यार ये, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके भी करना पड़ता है कभी, ये बात है। तो विच हैविंग ए हाइयर रेजिस्टेंस, विच हैविंग ए लोअर रेजिस्टेंस, तो ये एक फॉर्मूला ये यूज करो और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो पावर पता है, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये ऐसा आएगा 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट डिवाइड बाई कितना, ये पावर 60, ये कैंसिल हो गया इसका, तो ये 11 आएगा, ये 3, तो ये हो गया 22
इंटू 11 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड करो तो ये 3 7 21 और ये 10 आएगा 1, ये इस तरीके से, और ये लगभग 77 ओहम आएगा। अब इसका पावर निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे 40 वाट बल्ब का, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वी कितना है 220 इंटू 220 डिवाइड बाई आर कितना है, तो दिस सॉरी पावर यहाँ पी आएगा, पावर कितना हो गया 40, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, इसका कितना 2, तो ये 11 बन जाएगा, और ये 2 से के ये 11 इंटू 11 होता है 121, और ये ओहम। मतलब जो बल्ब का रेजिस्टेंस है, जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई रहता है। तो ये भैया कंक्लूजन और के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन हमें इसका 3 फॉर्मूले है, कौन सा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सॉरी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद दूसरी बात है, यहाँ से तो ये जो फॉर्मूले इसका पावर के बारे में हो गया, ये हो गया। इसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम के रिलेटेड, डिवाइस एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये मैंने पहले बताया कि पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड, वर्क इज सेम एज एनर्जी, तो पावर इनटू, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से घर में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसका पावर वाट में लिखना है, और ये जो टाइम है ये हावर्स में लेना है, इस न्यूमेरिकल के लिए सेकंड नहीं यूज़ करना है, यहाँ हावर्स। उसके बाद किलोवाट हावर, और ये जो आएगा एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू, जो आंसर आएगा ये वाट हावर में आएगा, क्या आएगा, वाट हावर में। तो इसको सभी डिवाइसेस का इंडिविजुअली निकालो, सबका टोटल करो, और सबका यूनिट कन्वर्ट करो 1 किलो वाट हावर में। तो ये 1 किलो वाट हावर मतलब 1 यूनिट होता है, इसका रेट मिलेगा तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे यहाँ ध्यान रखो, जब ये एनर्जी कंजम्पशन का न्यूमेरिकल करते हैं तो हावर्स में लेना है, इसको सेकंड कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये था सभी न्यूमेरिकल्स और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हीट प्रोड्यूस का आई स्क्वायर आर टी, ये पहले मैंने बताया, ये सभी फॉर्मूले करके ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इसका। तो ये था एक शॉर्ट में सभी लेसन का रिवीजन, जो अभी PWT एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को एक बार रिवाइज करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।